दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पूरे देश में एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है और 12 राज्यों में कर्मचारी बीएलओ लगे हुए हैं, परंतु आश्चर्यचकित बात कि आसाम में एसआईआर नहीं हो रहा है। दोस्तों, एक बात और है कि देश में हमें लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होता तो इतने धरना प्रदर्शन 3 से सांसद सड़कों पर निकले, लेकिन चुनाव आयोग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हरियाणा, महाराष्ट्र में आरोप लगे, कई मामलों का खुलासा हुआ, कर्नाटक का भी खुलासा हुआ, परंतु इसका भी चुनाव आयोग पे और चुनाव आयोग पे इसलिए भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो प्रायोजित तरीके से चुने गए, जिसके लिए देश का कानून बदला गया है। अब विपक्ष के समझ में नहीं आए वो बात दूसरी है। बिहार ताजा उदाहरण है। दोस्तों, हम अब बात करते हैं आसाम की, जिस पर योगेंद्र यादव ने जबरदस्त दलीलें दी और उन्हीं की दलीलों के आधार पर हम आसाम के मामले में बोल भी रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी हरकत किसी व्यक्ति के चरित्र का पर्दाफाश कर देती है। ऐसा ही चुनाव आयोग के साथ हुआ है। 27 अक्टूबर याद होगा आपको, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी निर्वाचन सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश किया। दोस्तों, लेकिन उसमें आसाम शामिल नहीं था। हालांकि वहां पर भी अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। आयोग ने चुपचाप 17 नवंबर को आसाम की मतदार सूची के विशेष पुनरीक्षण का आदेश किया। मीडिया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह विचित्र आदेश चुनाव आयोग की जुगलबंदी की कलई खोलता है। सबसे पहले याद कीजिए कि एसआईआर के पक्ष में क्या दलीलें दी गई। पहले दिन से चुनाव की यह रट है कि एसआईआर यह सुनिश्चित करने के लिए है कि केवल भारत का नागरिक हो। वोटर लिस्ट से विदेशी नागरिकों की छटाई, यह चुनाव आयोग का कहना था। चुनाव आयोग एसआईआर का एक उद्देश्य, इसलिए एसआईआर में हर वोटर से नागरिकता का सबूत मांगा जा रहा है। आधार कार्ड पर यह सबूत मानने के लिए तैयार नहीं है चुनाव आयोग, क्योंकि आधार कार्ड भारत का सबूत नहीं है। चुनाव आयोग दबी जुबान से बीजेपी प्रवक्ता उछल उछल कर कहते हैं कि लिस्ट में बड़ी संख्या में विदेशी हैं जिन्हें बाहर निकालने की जरूरत है। अरे भैया, अभी बिहार में करोड़ों विदेशी थे, वो नहीं निकले और आपके सामने चुनाव है। अब आप
अपने आप से पूछिए दोस्तों कि भारत में विदेशी अप्रवासियों की समस्या किस राज्य में है। जाहिर है इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, आसाम। मुद्दा आज का नहीं है, कम से कम 50 सालों का है। विदेशी अप्रवासियों के मुद्दे पर ऐतिहासिक आसाम आंदोलन हुआ दोस्तों। राजीव गांधी के समय के पृष्ठ पर ही आसाम समझौता हुआ। पिछले 40 वर्ष से उसे लागू करने पर विवाद चला और चल रहा है। आसाम की वोटर लिस्ट में डी वोटर यानी डाउटफुल वोटर, संदिग्ध मतदाता को चिन्हित करने का बवाल मचा। इसे सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आसाम में एनआरसी राष्ट्रीय रजिस्टर का सर्वे हुआ। देश में किसी और राज्य में नागरिकता की जांच को लेकर इतनी बड़ी और उसके बारे में इतना बड़ा बवाल कहीं नहीं हुआ। आप पहली और दूसरी बात को जोड़कर उसका निष्कर्ष निकालिए दोस्तों। अगर देश में कहीं भी वो नागरिकता की जांच की जरूरत है तो वह राज्य है आसाम। अगर एसआईआर के पक्ष में दी गई सर्च है तो एसआईआर सबसे पहले आसाम में होना चाहिए था। चुनाव आयोग की कारगुजारी को देखिए। जब अन्य राज्यों में एसआईआर की घोषणा से बाहर रखी जाने वाले पर सवाल पूछा तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जवाब था कि आसाम के नियम बाकी देशों से अलग है, इसलिए वहां का आदेश अलग जाएगा। इसका अर्थ यही था कि आसाम में एसआईआर को बाकी देश की तुलना में ज्यादा कड़ा बनाया जाएगा। बाकी देश में जहां 2002-2003 की वोटर लिस्ट को प्रमाणित माना जा रहा है, वहां आसाम में 1971 का प्रमाण मांगा जाएगा। चूंकि एनआरसी के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए आसाम में वोटर लिस्ट का गहन ही नहीं गहनतम पुनरीक्षण होगा। अब तैयार हो जाएं चुनाव आयोग की पलटबाजी के लिए। 17 नवंबर को चुनाव आयोग ने आसाम के लिए जो आदेश जारी किया वह ज्यादा कड़ा होने की बजाय आश्चर्यजनक रूप से उदार है। चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण से गहन शब्द को गायब कर दिया। आसाम में केवल विशेष पुनरीक्षण होगा। मामला सिर्फ शाब्दिक बदलाव का नहीं है। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की छलनी को आसाम में ज्यादा बारीक बनाने की बजाय चुनाव आयोग ने वहां इस छलनी को हटा दिया है। यानी वहां पर सिर्फ कहा जाए तो एक फॉर्मेलिटी होगी। इसका व्यवहारिक अर्थ देखिए दोस्तों। बाकी सारे देश में हर वोटर को एनुमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र भरना होगा, लेकिन आसाम में किसी भी को कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। बीएलओ आपके घर जाएगा, वोटर लिस्ट में नामों की पुष्टि करेगा, जरूरत है तो संशोधन करेगा। बस हो गया पुनरीक्षण। बाकी देश में आपको 2002 की वोटर लिस्ट में या 2003 की वोटर लिस्ट में अपना या अपने रिश्तेदार का नाम होने का सबूत देना होगा, यानी आपको प्रमाण देना होगा। अगर यह नहीं हो तो यह बताना होगा कि उस समय आपका परिवार कहां था। लेकिन आसाम में यह सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर आप 2002 का सबूत नहीं दे पाए तो बाकी देश के हर वोटर को दस्तावेज पेश करने होंगे। अपनी नागरिकता साबित
करनी पड़ेगी। लेकिन आसाम में इस झंझट को खत्म कर दिया। किसी को कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत ही नहीं होगी दोस्तों। काश यह सरल, सुगम और पारदर्शी व्यवस्था देश के हर राज्य में लागू होती तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार में उनका उल्लू सीधा हो गया। और वो कहावत सही है कि जिसके ऊपर हाकिम का हाथ हो तो फिर किस शान में था। दोस्तों, यह सब आसाम के बारे में सुनते ही लोगों का सिर चकरा गया और आप भी सोचने को मजबूर हो गए कि एक ही देश में दो तरह की व्यवस्थाएं कैसे लागू की जा रही। यह एक कड़वी दवा जो पूरे देश को जबरदस्ती पिलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि एक खतरनाक बीमारी से बचने के लिए आपको इस दवा की जरूरत है, लेकिन जिस एक मरीज को वह बीमारी होने का प्रमाण है, उसे बिना किसी दवा के अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। मतलब आसान। अगर इस उल्टबासी को समझने में परेशानी हो तो वह अंतिम सुझाव समझ लीजिए। दरअसल मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हर व्यक्ति को कागजों की जांच पूरी हो चुकी है। 6 साल तक के अंत में आसाम में कुल 19 लाख लोग ऐसे पाए गए जो भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाए, जिनका नाम नागरिकता के राष्ट्रीय रजिस्टर से बाहर रखा गया है। यही खेल है। अब आप सोचेंगे फिर आयोग का काम आसान है, इन 19 लाख को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। लेकिन असली खेल समझने के लिए आपको जानना होगा कि यह 19 लाख गैर नागरिकों को इनका वोट काटने से किसे नुकसान होगा, यह एक बड़ा सवाल। इनके आंकड़े औपचारिक रूप से सार्वजनिक ना, लेकिन हर कोई जानता है कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए 19 लाख में अधिकांश नहीं बल्कि हिंदू हैं। हर हाल में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि 19 लाख में से केवल 7 लाख मुसलमान हैं, बाकी हिंदू हैं, कुछ बंगाली हैं। आसमी हिंदू तो कुछ गोरखा हिंदू। यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि आसाम में भाजपा ने हिंदुओं में सबसे पहले अपनी पैठ बनाई थी। यानी अगर आसाम में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण होता है, एसआईआर होता है, तो सभी 19 लाख नाम कट जाते हैं, तो सबसे बड़ा घाटा भाजपा को होता है। दोस्तों, पूरे समाचार का निचोड़ यह आ गया कि अगर 19 लाख वोटर कट जाते हैं तो ये मान लीजिएगा कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी चारों कोने चित हो सकती। इसीलिए 12 राज्यों से अलग आसाम में एसआईआर कराने का निर्णय लिया गया। चुनाव आयोग के आयुक्त का मुंह तो एक है, लेकिन बातें कई उनके मुंह से निकलती हैं और उनके ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं होता है। आगरा में उनके घर पर तोड़फोड़ हुई,
उनके घर तमाम घेराव किया गया, लेकिन आपको बताए चुनाव आयुक्त पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तो कहा जाए तो चुनाव आयुक्त को सीधा कह देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कहेगी वही हिसाब से काम होगा, क्योंकि संसद में 3 से सांसद धरने पर आए, सड़कों पर प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी हुई, लेकिन चुनाव आयुक्त ने अपना कोई फैसला नहीं बदला। अब आया खेल समझ में दोस्तों कि आसाम में क्या खेल चल रहा है। चुनाव आयोग और भाजपा में ऐसी जुगलबंदी है या नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसको देखकर लगता है कि चुनाव आयोग एक तरफा काम कर रहा है, वरना पूरे देश में 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। कई बीएलओ खत्म हो चुके हैं, कई की तबीयत खराब है, कई बीमार पड़े हुए हैं, उन्हें नौकरी जाने का खतरा है। ऐसे में भी चुनाव आयोग पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है। कहा जाए तो उनके परिवार खत्म हो गए, उनके परिवार में कमाने वाला खत्म हो गया, लेकिन चुनाव जीतना है। कुछ राज्यों में 26 में चुनाव है, कुछ राज्यों में 27 में चुनाव है, परंतु जल्दी से जल्दी एसआईआर कराना है ताकि जो गेम सत्ता चाहती है उसमें सफल हो जाए। हालांकि बिहार के चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, परंतु बिहार में चुनाव हो गया, सुनवाई अभी तक चल रही है। यह है हमारे देश का लंगड़ा कानून। जबकि आपने अदालत में देखा होगा कि जो न्याय की मूर्ति कही जाती है उसकी आंखों में काली पट्टी बांध दी जाती है और तराजू रख दी जाती है, ताकि कानून में निष्पक्ष बात कही जाए और न्याय तराजू पे की तौल पर हो। परंतु यह सब फोटोआं अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज लोगों का कानून से भी विश्वास उठ रहा है, और अगर ये रहा तो आने वाले समय में इस देश के 1 से 40 करोड़ लोग सोचने को मजबूर होंगे। देर हो सकती है, लेकिन अंधेरगिरी बहुत समय तक नहीं चलती। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।